Hi everyone, welcome to our YouTube channel Business Ease. Today we discussed about the Startup India. Friends, this scheme is launched by Government of India. What is Startup of India? Startup India is a flagship initiative of the Government of India intended to build a strong ecosystem that is conducive for the growth of startup business. इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम को बिल्ड करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए और जो बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं उनको और उनकी ग्रोथ को कंड्यूसिव करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है एंड टू डिराइव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सस्टेन करने के लिए गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है। और जैसा कि भारत में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, तो गवर्नमेंट ने लार्ज स्केल पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की है। एम्स टू एम्पावर स्टार्टअप्स टू ग्रो थ्रू इनोवेशन एंड डिजाइन। जो यहाँ पे स्टार्टअप्स हैं, जो यहाँ पे बिजनेस चल रहे हैं, उनको इनोवेटिव और उनकी जो प्रोडक्शन है उसको डिजाइन करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है। इज योर एंटिटी अ स्टार्टअप? एलिजिबिलिटी क्या है स्टार्टअप के लिए? सबसे पहले एंटिटी इज period of existence and operation should not exceeding 10 years from the date of incorporation। जो एंटिटी है वो 10 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। मतलब उसका जो इनकॉर्पोरेशन है, जो उसका जब भी वो बनी है वो 10 साल पहले 10 साल से पुरानी ना हो, 10 साल के अंदर बनी हो, तब वो स्टार्टअप की डेफिनेशन में आएगी। नेक्स्ट एंटिटी टाइप, जो एंटिटी है वो उसका फॉर्मेशन क्या हो, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, कोई भी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप हो सकती है। पार्टनरशिप फॉर्म मतलब रजिस्टर्ड होना जरूरी है पार्टनरशिप फॉर्म का। तो पार्टनरशिप फॉर्म की जो डील होती है वो रजिस्टर्ड हो। एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी स्टार्टअप की डेफिनेशन में आती है। एनुअल टर्नओवर एक और क्राइटेरिया दिया गया है कि एनुअल टर्नओवर कितना हो। जब से वो एंटिटी बनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है, उसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा ना हो। 100 करोड़ से ज्यादा हुआ है तो इनएलिजिबल होगी स्टार्टअप के लिए। ओरिजिनल एंटिटी मतलब कि जो एंटिटी है वो ओरिजिनल होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने पुरानी एंटिटी थी, हमारी कोई पुरानी 10 साल से भी पुरानी एंटिटी थी, हमने उसको स्प्लिट किया या फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट करके एक नई एंटिटी बना दी, ऐसा नहीं चलेगा। यदि ऐसा किया है तो इनएलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट है इनोवेटिव एंड स्केलेबल। जो हम एंटिटी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए? शुड वर्क टुवर्ड्स इनोवेशन और डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट। 3 चीजें होनी चाहिए, इनोवेटिव, डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट। इन तीनों में से कुछ भी हो, किसका? प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस का। या फिर हमारा जो बिजनेस है वो हाई स्केलेबल हो, मतलब हम उसको लंबा ले जा सकते हो और उसके अंदर हाई पोटेंशियल फॉर क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट हो। मतलब हम वेल्थ और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की पूरी पावर उस बिजनेस में होनी चाहिए, तभी ये एंटिटी स्टार्टअप में आएगी। यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट दिए गए? यहाँ पे कई सारे बेनिफिट है, सेल्फ सर्टिफिकेशन, स्टार्टअप पेटेंट एप्लीकेशन, आईपीआर प्रोटेक्शन, टैक्स एग्जेम्पशन दिए गए सेक्शन 80 आईएसी में, सेक्शन 56 में। कुछ बाइंडिंग अप के भी इजी प्रोसेस है और कुछ पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स में टेंडर वगैरह फाइल करते हैं, उसमें भी कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं। और सेटल फंड ऑफ फंड भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं फ्रेंड। फर्स्ट, सेल्फ सर्टिफिकेशन। फ्रेंड, जब भी हम कोई नया सर्टिफिकेट लेते हैं, कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो हमें कई सारे फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होता है। हमें कई सारे सर्टिफिकेट्स लेने होते हैं, कई सारी अप्रूवल्स लेनी होती है। उसके लिए हमें वेरियस सर्टिफिकेशंस लेने होते हैं। टू रिड्यूस द रेगुलेटरी बर्डन ऑन स्टार्टअप्स, thereby allowing them to focus on their core business and keep compliance cost low। मतलब गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम में जो बेनिफिट दिया है, ये किस लिए दिया है कि जो एंटिटी है वो अपने कोर बिजनेस एक्टिविटीज में अपना ध्यान फोकस रख सके और जो उसकी कंप्लायंस कॉस्ट है वो कम आए। इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये लॉन्च किया है कि जो एंटिटी है
वो वेरियस लॉज के अंदर जो उसका अप्रूवल लेनी होती है, रजिस्ट्रेशन लेने होते हैं, वहाँ पे कुछ जो सर्टिफिकेशंस होते हैं वो खुद सेल्फ सर्टिफाई कर सकता है। अब कौन कौन से लॉज हैं? यहाँ पे कुछ 6 तरह के लेबर लॉज हैं और 3 एनवायरमेंटल लॉज हैं जहाँ पे वो सर्टिफिकेशंस उस एंटिटी को सबमिट करने होते हैं। आपकी एंटिटी क्या करेगी? वहाँ पे खुद वो जो भी सर्टिफिकेशन देना है वो सेल्फ सर्टिफाई करके सबमिट कर सकती है। मतलब उसे किसी से भी सर्टिफिकेट करवाने की जरूरत नहीं है, उसको खुद सर्टिफाई करके सबमिट कर सकती है। अब फ्रेंड्स, ये 6 लेबर लॉ और 3 एनवायरमेंटल लॉज कौन कौन से हैं? 6 लेबर लॉज में जैसे फर्स्ट है द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, ईएसआई एक्ट 1948 और 3 एनवायरमेंटल एक्ट हैं जिसके अंदर आता है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, वाटर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 2003 एंड लास्ट एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। मतलब इन 8 एक्ट के अंदर जो जो आपको सर्टिफिकेशंस लेने हैं वो आप खुद सर्टिफाई करके सेल्फ सर्टिफाई करके भी सबमिट कर सकते हैं। ये चीजें। और इन द केस ऑफ लेबर लॉज, मतलब लेबर लॉज के अंदर क्या होता है कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो कुछ इंस्पेक्शंस होते हैं, तो उन इंस्पेक्शन से भी आपको एग्जम्पशन दी गई है 5 सालों के लिए। मतलब 5 सालों तक आपका कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा। सिर्फ इंस्पेक्शन उसी केस में होगा जब कोई सीरियस कंप्लेंट फाइल की गई है राइटिंग में और वो अप्रूव किया गया है इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी से सीनियर अथॉरिटी के थ्रू। किसी सीनियर अथॉरिटी ने उसे अप्रूव कर दिया और राइटिंग में एप्लीकेशन है किसी भी सीरियस कंप्लेंट के लिए जो वेरीफाइबल है, तभी आपके यहाँ इंस्पेक्शन होगा, वरना इंस्पेक्शन भी 5 सालों के लिए नहीं होगा। नेक्स्ट है पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एप्लीकेशंस। मतलब यहाँ पे क्या है, कोई गवर्नमेंट ने जो ये स्कीम लॉन्च की है वो इनोवेशंस को प्रमोट करने के लिए की है। जब भी आप कोई इनोवेटिव आइडिया क्रिएट करते हैं तो आपको उसको पेटेंट करवाना जरूरी होता है, क्योंकि पेटेंट इनोवेटिव आइडिया को सेफ रखता है आपके लिए। अब क्या होगा, इसमें क्या क्या किया गवर्नमेंट ने, जो पेटेंट के और आईपीआर एप्लीकेशंस है, ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस है, उसको अप्रूव होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत लेंथी प्रोसेस है, लगभग 1 साल से ऊपर का टाइम इसमें लग जाता है। यदि आप स्टार्टअप में रजिस्टर्ड हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जल्दी से एप्लीकेशन आपकी अप्रूव हो जाती है, इसे प्रायोरिटी पे लिया जाता है। गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो भी स्टार्टअप्स हैं उनके लिए पेटेंट और आईपीआर एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए कुछ फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए, वहां जाके आप अपनी एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। जो पेटेंट एप्लीकेशन है उस पर कुछ गवर्नमेंट की फीस जमा करनी होती है, स्टेचुरी फीस जमा करनी होती है, तो उसमें भी 80% तक की रिबेट दी गई है एप्लीकेशन फीस में भी, आप उसका भी बेनिफिट इसमें ले सकते हैं। नेक्स्ट है टैक्स एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 80IAC। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 80IAC एक इंट्रोड्यूस किया है जो हमें इसका बेनिफिट देता है, स्टार्टअप्स को इसका बेनिफिट देता है। The recognized startups that are granted an inter-ministerial board certificate, यदि आपने इंटरनेशनल बोर्ड सर्टिफिकेट ले लिया है तो आप 3 सालों के लिए इस टैक्स से एग्जम्पशंस ले सकते हैं, लेकिन 3 साल कंसेक्यूटिव ईयर्स में 3 साल कंटिन्यू आपको इसका एग्जम्पशन मिलेगा 7 सालों के अंदर। अब इसका बेनिफिट आपको कब से मिलेगा, यदि आप जो आपकी कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई है कब से, 1 अप्रैल 2016 के बाद, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। 1 अप्रैल 2016 से पहले यदि इनकॉर्पोरेट हुई है तो इससे टैक्स एग्जम्पशन का बेनिफिट आप नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 56 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। फ्रेंड्स, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2(7) क्लॉज 7B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ये सेक्शन क्या बोलता है कि यदि आपने कोई भी अपने शेयर्स, इसने पब्लिक लिमिटेड कंपनीज नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ने अपने कोई भी शेयर्स यदि सिक्योरिटी प्रीमियम पर इश्यू किए हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर उसने इश्यू किए हैं, तब ये सेक्शन अट्रैक्ट होता है। अभी सेक्शन कैसे क्या बोलता है, where a private limited company receives any consideration for issue of shares that exceeds the face value of such shares from any person being a resident, the aggregate consideration received for such shares as exceeds the fair market value of the shares। मतलब आपने सिक्योरिटी प्रीमियम पे शेयर इशू कर दिए और उसकी वैल्यू इशू प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, इशू प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू, फ्रेंड्स अभी फेस वैल्यू नहीं फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, तभी सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा।
फ्रेंड्स, यदि आपके शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है और आपने शेयर 50 रुपए के इशू किए हैं, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू 30 रुपए है, तो यहाँ पे जो 50 रुपए का शेयर है और 30 रुपए फेयर मार्केट वैल्यू, जो डिफरेंस 20 रुपीज का है, वो यहाँ पे टैक्सेबल होता है। यदि आप स्टार्टअप में रजिस्टर्ड है तो आपको ये एग्जेम्पशन मिल जाती है इस सेक्शन की। A declared recognized startup is eligible for exemptions from the provision of Section 56 subsection 2 clause 7B of the Income Tax Act। मतलब जो आपके 20 रुपीज पर शेयर है वो टैक्सेबल नहीं होगा। The startup has to file duly signed declaration in Form 22 DPIIT for recognition to claim the exemption from the provision of Section 56 subsection 2 clause 7B of the Income Tax Act। आपको एक duly signed डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होगा DPIIT को इस एग्जेम्पशन का बेनिफिट लेने के लिए। नेक्स्ट है फास्टर एग्जिट फॉर स्टार्टअप, मतलब वाइंडिंग अप का जो प्रोसेस है वो भी इजी किया गया है। वाइंडिंग अप का प्रोसेस नॉर्मली 180 डेज में कंप्लीट होता है, लेकिन यदि आप स्टार्टअप है तो आपके लिए ये 180 डेज का जो टाइम पीरियड है वो कम करके 90 डेज का कर दिया गया है। 90 डेज के अंदर आपकी कंपनी जो भी है वो वाइंडिंग अप हो सकती है यदि आप चाहते हैं इस स्टार्टअप स्कीम के अंदर। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स। पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स मतलब आप यदि कोई परचेज करने के लिए टेंडर वगैरह डालते हैं तो आपको कई सारी चीजें उसमें फुलफिल करनी होती है, कई सारी क्राइटेरिया होते हैं उसके। गवर्नमेंट ने उसमें भी बेनिफिट दिए हैं। Government of India has authorized its ministries, departments and public sector undertakings to relax norms in public procurements. Startups are entitled to avail exemptions। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया को कम कर दिया गया है, जैसे क्या क्या प्रायर टर्नओवर, आपका पहला पिछले सालों का कोई भी टर्नओवर नहीं देखा जाएगा, प्रायर एक्सपीरियंस भी नहीं देखा जाएगा, और जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होती है वो भी आपसे नहीं ली जाएगी। आपको करना क्या होगा, DPIIT recognized startups can now get listed on as seller on the Government of India's largest e-procurement portal, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। मतलब गवर्नमेंट का जो जैम पोर्टल है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो पोर्टल है, उसके ऊपर सेलर्स रजिस्टर्ड हो सकते हैं इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए। गेट रिकॉग्नाइज्ड एंड विजिट दिस पोर्टल टू अवेल द बेनिफिट्स। नेक्स्ट, फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स। To provide equity funding support for development and growth of innovation-driven enterprises, the government has set aside a corpus fund of rupees 10,000 crores to manage by SIDBI। गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपीस का कॉर्पस फंड पास किया है। The fund is in the nature of fund of funds। जो ये फंड है वो किस नेचर का होगा, फंड ऑफ फंड्स, which means that the government participate in the capital of SEBI registered venture funds। मतलब जो गवर्नमेंट होगी वो सेबी रजिस्टर्ड वेंचर फंड्स को कंट्रीब्यूट करेगी, who invest twice the amount in startup, जो दोबारा से कहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, स्टार्टअप में। मतलब पहले गवर्नमेंट फंड को देगी सेबी रजिस्टर्ड वेंचर फंड्स को, फिर जो वेंचर फंड्स होंगे वो स्टार्टअप में पैसा लगाएंगे। देखिए जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट सेबी को देगी, सेबी वेंचर कैपिटल्स को देगी, फिर वेंचर कैपिटल्स स्टार्टअप को पैसा प्रोवाइड करवाएगी। तो फ्रेंड्स, हम यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड press the bell icon to get the notification of upcoming videos. Thank you.